यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो आज हम अपने चैनल पे जो CSIR जून 2024 है उसके लिए सॉलिड स्टेट के लिए हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट में सबसे पहले सॉलिड का बेसिक देखेंगे। हमें पता है सॉलिड्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले देखो सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमें पता है सॉलिड की क्या होती है, दैट इज डेफिनेट शेप। हमें पता है सॉलिड के जो कितने सॉलिड होते हैं उनके बीच में इंटरएटॉमिक जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है ना। तो उनके बीच में इसलिए उनकी डेफिनेट शेप होती है, ना तो हम उनको प्रेस कर सकते हैं, ना ही उनकी वॉल्यूम चेंज होती है, ना ही उनकी शेप चेंज होती है। ठीक है, अब देखो हमें पता है सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, उसके बाद उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है क्योंकि हम उसको प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद उसकी जो डेंसिटी होती है वो भी फिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद लिस्ट इंटरएटॉमिक सेपरेशन, क्योंकि हमें पता है सॉलिड्स के बीच में बीच में क्या होती है, इंटरएटॉमिक सेपरेशन बहुत ही कम होती है। उसके बीच जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरएटॉमिक फोर्सेज होते हैं, अब इनके बीच में इंटरएटॉमिक सेपरेशन तो कम होती है लेकिन जो इंटरएटॉमिक फोर्सेज है बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए सॉलिड को हम ब्रेक भी नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद होती है रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। हमें पता है कि सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी उनको हम प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टीज है और हमें पता है कि ये प्रॉपर्टीज कब वैलिड होती हैं, एट ए नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो यहाँ पे हम एक बात इंपॉर्टेंट बात जरूर लिखेंगे, ये कब होती है, एट ए नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज है ये वैलिड होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो सॉलिड हमारे वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सॉलिड के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला हमें पता है टाइप क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड टाइप हमें पता है अमोर्फस सॉलिड। आज के लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको उठाएंगे, टॉपिक वाइज हम टॉपिक को करेंगे, टॉपिक वाइज फिर उनके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बेसिक करेंगे। तो हमें पता है सॉलिड को जो होता है, सॉलिड के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है अमोर्फस सॉलिड। हमें पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, जो एक रेगुलर अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल जो है अपने आप को अरेंज करते हैं, वो हमारा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब हमारे जो मॉलिक्यूल होंगे वो कुछ इस तरीके से रेगुलरली अरेंज्ड होंगे, देखो इस तरीके से, है ना। ये हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसी रेगुलरली अरेंजमेंट के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है। मेल्टिंग पॉइंट शार्प का मतलब क्या हुआ कि ये जो रेगुलरली अरेंज्ड है इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक फोर्सेस होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक फोर्सेस, इसका मतलब क्या होगा, इन्हें ब्रेक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो क्या होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। क्लियर। सेकंड, यहाँ पे अमोर्फस सॉलिड क्या है, अमोर्फस सॉलिड में हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल है वो नॉट अरेंज्ड, है ना, रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते। इसका मतलब क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, एक थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही ब्रेक डाउन हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे इनके बीच में देखो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा, मतलब इस तरीके से रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर को हाई करते ही ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से फिर उसके बाद आती है केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द क्रिस्टल। हमें पता है केमिकल कंपोजिशन मतलब जो भी इसकी जो हम जैसे केमिस्ट्री में हम देखते हैं ना केमिकल कंपोजिशन, मतलब कुछ इस तरीके से बॉन्ड वगैरह बनते हैं, तो वो केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम रहेगी। हमें पता है क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है, रेगुलरली अरेंज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है, जो भी बॉन्ड वगैरह है, जो जिस भी बॉन्ड के थ्रू ये होगा, तो ये क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन उनकी थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम रहेगी। वहीं पे अगर केमिकल कंपोजिशन अमोर्फस सॉलिड में देखें तो वो डिफरेंट होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल रेगुलरली अरेंज्ड नहीं है, उनकी केमिकल कंपोजिशन हर एक डायरेक्शन पे अलग होगी। मतलब अगर मान लिया ये केमिकल कंपोजिशन ये हो गया हमारे मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे बन रही है तो दूसरे मॉलिक्यूल की केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे बनेगी, तो यहाँ पे इनकी केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होगी, अलग अलग प्लेसेस पे। क्लियर। उसके बाद इनका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो हमारे अनाइसोट्रोपिक बिहेवियर बताते हैं। अनाइसोट्रोपिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है,
उसके बाद ये जो अमोर्फोस सॉलिड है ये हमें आइसोट्रोपिक बिहेवियर बताते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होगी हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड था, ये हमारा अमोर्फोस सॉलिड था। इनके कुछ एग्जांपल थे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, जो भी मेटल्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो अमोर्फोस सॉलिड जो हमारे नेचुरली अकर्ड होती है, जो हमारे नेचर में मिलते हैं ना, कुछ भी, और मान लो कुछ भी मिलते हैं, जो भी कोयला वगैरह है, ये सारे क्या आते हैं, अमोर्फोस सॉलिड में आते हैं। क्लियर, तो यहाँ से ये हमारा हो गया इनके बीच में डिफरेंस। अब हम देखते हैं आगे। उसके बाद हमारा जो क्रिस्टलाइन आता है, क्रिस्टलाइन को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टलाइन। अब इनके नाम में ही पता चल रहा है, सिंगल क्रिस्टल मतलब एक सिंगल क्रिस्टल। अब इसमें सिंगल क्रिस्टल कैसे हुआ कि जो पीरियोडिसिटी जो क्रिस्टल की होती है वो ब्रेक नहीं होती थ्रू आउट द क्रिस्टल। हम ऐसे मान सकते हैं कि मान लिया हमारे पास ये है क्रिस्टल, तो इनकी जो पीरियोडिसिटी वो कभी भी ब्रेक नहीं होगी, वो एक एक्सटेंड अपना एरिया को एक्सटेंड कर लेगी, वो एक पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को वो एक्सटेंड कर लेगी। इनकी पीरियोडिसिटी कभी भी ब्रेक नहीं होती। जैसे ही हम देखेंगे तो इसमें इनकी पीरियोडिसिटी जैसे क्या होती जाएगी, एक्सटेंड होती जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो इनकी पीरियोडिसिटी क्या होती है, कभी भी ब्रेक नहीं होती। क्लियर। उसके बाद जो पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं, इसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल जो होते हैं एग्रीगेट हो जाते हैं। मतलब हम ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, एक ही, इसमें क्या हो रहा था, एक ही थ्रू आउट द क्रिस्टल ये ब्रेक नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होगा, छोटे छोटे क्रिस्टल्स में ये ब्रेक हो जाती है पॉलीक्रिस्टलाइन। मतलब हम ऐसे भी मान सकते हैं कि पॉलीक्रिस्टलाइन जो है सिंगल क्रिस्टल से मिलकर बना होता है। मतलब सिंगल क्रिस्टल अपने आप को अलग अलग जगह पे एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब इस तरीके से इनकी जो पीरियोडिसिटी है वो ब्रेक होती चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को एक्सटेंड करते हैं। और ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन है ये सिंगल क्रिस्टल से मिलकर बना होता है, यानी इसमें जो क्रिस्टल है वो अपने आप को अलग अलग जगह पे शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्रिस्टलाइन के 2 टाइप्स थे, सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टलाइन। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा, जहां से हमारी सॉलिड स्टेट शुरू होती है। ठीक है, हमें पता है जो सॉलिड स्टेट में कुछ टॉपिक आते हैं CSIR नेट 2000 मतलब जो 24 के लिए जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले ये हमारा बेसिक था। उसके बाद जो हमारी सॉलिड स्टेट शुरू होती है कहाँ से, क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, जो हमारा पहला टॉपिक है। कल हम यहाँ पे जो है, जो हमारे टॉपिक आएंगे CSIR नेट में, यहाँ पे पहले हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर हम उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है सॉलिड स्टेट के अंदर, वो आता है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा हम आज के लेक्चर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम कल से जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब देखो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है हम शुरू से जो हम 12th में देखा होगा, 11th में देखा होगा, BSc में देखा होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है इमेजिनरी पॉइंट की स्पेस के अंदर। हम ऐसे मान सकते हैं कि कोई भी इमेजिनरी पॉइंट ले लिया हमने एक स्पेस के अंदर, मान लिया ये हमारे इमेजिनरी पॉइंट है, सॉरी थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं, मान लिया ये हमारे इमेजिनरी पॉइंट है। ठीक है, स्पेस के अंदर हमने इमेजिनरी पॉइंट ले लिए कोई भी। ठीक है, ये हमारे क्या है, लैटिस, जो हमने स्पेस के अंदर कोई भी इमेजिनरी पॉइंट ले लिए। ठीक है, ये हमारे क्या है, लैटिस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बेसिस की जो, क्योंकि लैटिस और बेसिस से मिलकर ही हम पूरा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा तैयार होता है। अब हमें पता है बेसिस क्या होते हैं, बेसिस इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम बाय अटैचिंग द बेसिस टू ईच लैटिस पॉइंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड। अब देखो यहाँ पे हम इसका कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, मान लिया हमने, वैसे तो स्पेस में होता है लेकिन हम इसको समझाने के लिए ऐसे सोच रहे हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि हमने जो है शुगर होता है, शुगर के दाने हमने मान लिया नीचे डाल दिए, क्योंकि वो हम 3D मतलब ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, हम वो 3D स्पेस तो नहीं है, हम वैसे कंसीडर कर रहे हैं कि हमने शुगर के दाने नीचे डाल दिए। अब क्या होगा, जो शुगर के दाने नीचे गिरे हुए हैं ना, वो हमारा लैटिस है। अब क्या होगा, लैटिस जो है, जो हमारे शुगर के जो दाने हैं वो नीचे है। ठीक है, वो लैटिस हो गया। अब थोड़ी देर में हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे उस पर चींटी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हर एक चींटी जैसे ही मतलब एक दाने पे लगेगी, दूसरी चींटी दूसरे दाने पे लगेगी, ये जरूरी तो नहीं है, पर हम ऐसे कंसिडर करके चलते हैं कि एक चींटी मान लिया एक दाने पे लग गई, दूसरी चींटी दूसरे दाने पे लग गई, तीसरी चींटी तीसरे दाने पे लग गई। तो वो कुछ चींटियां इस तरीके से बनेंगी, मतलब मान लिया शुगर के दाने हैं वो कुछ इस तरीके से लगी है।
ठीक है, तो वो अपना 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 स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगी, है ना। सारी चींटियां जो सारे शुगर के दानों पे आ जाएंगे, मतलब उन सारी चींटियों ने अपना अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो उस जब हम उन स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो हमारा होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये एक एग्जाम्पल था कि मतलब मान लिया कि यहाँ पे क्रिस्टल पॉइंट क्या होते हैं, एम्पटी होते हैं। बेसिस को कंसिडर करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे कुछ जो है भाई उसके साथ अटैच कर देते हैं मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो इसके साथ अटैच होंगे ना, वो हमारा एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल था, यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। एम्पटी जो स्पेस के अंदर जो हमारे इमेजिनरी पॉइंट होते हैं वो क्रिस्टल होते हैं, और वहां पे जो मॉलिक्यूल उन स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, एटम जो है यहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो हमारा पूरा क्या बन जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब इसी में जो उसके बाद आता है हमारा यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल हमें पता है एक क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है जो हमारा पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बेस होती है। हम ऐसे भी मान सकते हैं जो हमारी घरों में दीवार होती है उसकी जो पहली ईंट होती है वो हमारी यूनिट सेल होती है, क्योंकि उसके बेस पे ही क्या होती है, पूरी दीवार खड़ी की जाती है, हमें पता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यूनिट सेल की। हमें वैसे पता तो होता है यूनिट सेल क्या होती है, ठीक है। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये हमारी यूनिट सेल की डेफिनेशन है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल और लैटिस विच हैव कंटीन्यूअस रिप्रेजेंटेशन कैन जनरेट एंटायर क्रिस्टल। ठीक है, मतलब एक हमारी क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा पूरा सिस्टम जो क्रिस्टल है उसको हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी यूनिट सेल थी, हमें पता है। ठीक है, इसका एग्जांपल तो वैसे भी हम मतलब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि बेसिक जो क्या होती है, हमारी जो दीवारों में जो बेसिक सबसे पहली जो यूनिट होती है, ठीक है ना, वो हमारी क्या बनाती है, पूरी दीवार को खड़ी करती है, तो वही हमारी यूनिट सेल होती है। तो इसका एग्जांपल हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये आज के लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन था हमारा सॉलिड स्टेट के बारे में। जो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी यूनिट सेल है उसकी जो टाइप होती है, परमिटिव नॉन परमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, परमिटिव नॉन परमिटिव यूनिट सेल। उसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर 2D में भी होते हैं, 3D में भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक वाइज करते जाएंगे, टॉपिक के ऊपर ही हम क्या करते जाएंगे, न्यूमेरिकल करते जाएंगे, जिससे हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, वीडियो को देखते रहें। ओके, थैंक यू।